अमीर वर्सेस गरीब का ब्यूटी पार्लर। गंगापुर गांव में पूर्वी और रचना नाम की दो सहेलियां रहा करती थी और उन दोनों को ही बचपन से मेकअप करने का बहुत ही शौक था। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच अमीरी और गरीबी को लेकर एक बहुत ज्यादा फर्क था, क्योंकि पूर्वी एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसकी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और उसी से पूर्वी के घर का गुजारा हुआ करता था। वही रचना गांव के मुखिया की बेटी थी जिसके पास बहुत सारा पैसा था और इसी वजह से रचना को भी अपने अमीर होने पे बहुत ही ज्यादा घमंड हुआ करता था। तभी एक दिन, अरे रचना, ये तेरी आंखों के ऊपर क्या लगा हुआ है? इधर आ, मैं देखती हूँ कहीं कोई बाल का टुकड़ा तो नहीं चिपका हुआ है। ओफो पूर्वी, तुझे तो फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो मैंने अपनी आंखों के ऊपर आई लेंसेज लगा रखी है, इससे हमारी पलकें और भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगती है। क्या आई लेंसेज? भला ऐसा भी कोई चीज होता है क्या? और तुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? तेरी पलकें तो पहले से ही इतनी सुंदर और बड़ी बड़ी है और उल्टा ये तो बहुत अजीब लग रहा है, मानो जैसे तेरी पलकें कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए तेरी आंखों पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। तुझे क्या पता आजकल के ब्यूटी पार्लर में कितने तरह तरह के नए नए ब्यूटी आइटम्स आ गए हैं। तुझे तो बस वही घिसा पिटा मेकअप करना आता है। अच्छा, तो तूने शहर जाकर थोड़ा बहुत पार्लर का कोर्स क्या कर लिया? तुझे मुझसे ज्यादा मेकअप के बारे में पता चल गया है ना? और नहीं तो क्या, शहर जाकर मैंने हाई लेवल का ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, इसलिए मुझे मेकअप के बारे में सारी नॉलेज है। और अब तो मैंने सोच भी लिया है कि मैं शहर जाकर अपना एक बहुत बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। क्या तू शहर जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलेगी? और नहीं तो क्या, वैसे भी इस गांव में रखा ही क्या है, तुझे तो पता है ना, वहाँ मेकअप करवाने वाले 5-5, 6-6 हजार रुपए देकर जाते हैं और यहाँ के लोगों से तो 100 रुपए भी मांग लो, वो भी इन लोगों पे भारी पड़ता है। क्या तू सच कह रही है? 5-6 हजार रुपए? अरे इतने सारे पैसे तो मैं पूरे साल में भी नहीं कमा पाती हूँ। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुझे ब्यूटी पार्लर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हाई लेवल के ब्यूटी पार्लर में जाना तुम जैसे गरीब लोगों के बस की बात तो नहीं होती है। वहाँ बस वही लोग आते हैं जो अमीर और पैसे वाले होते हैं। कोई बात नहीं रचना, मैंने भी तेरे जाने के बाद अपनी माँ से बहुत सारे आयुर्वेदिक मेकअप के नुस्खे सीखे हैं। तुझे पता है, आयुर्वेदिक मेकअप की वजह से हम अपनी त्वचा और अपने बालों को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तुझे जानना है मेरी माँ ने मुझे क्या क्या सिखाया है? अरे रुको, मुझे तुम्हारी माँ के आयुर्वेदिक मेकअप के नुस्खे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे बाल और मेरी त्वचा पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है और वो हमेशा पूर्वी को अपनी बातों से उसकी गरीबी का एहसास दिलाया करती थी और अपने पैसों का घमंड दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन फिर रचना पूर्वी के घर आती है। उसी समय पूर्वी उससे कहती है, अरे रचना, तू एक बार फिर से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो तुझे बाद में पछताना पड़े। तुझे मेरे बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है और मेरे पिताजी ने भी शहर में मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने की सारी तैयारी कर ली है। तो बस देखती रहना, कुछ ही महीनों में मेरा ब्यूटी पार्लर शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर में से एक कहलाएगा। लेकिन तूने तो मेरे साथ यहाँ गांव में रहकर ब्यूटी पार्लर खोलने का वादा किया था ना, फिर अब तू ये सब छोड़कर शहर कैसे जा सकती है? अरे तुझे क्या लगता है मैं तेरे लिए जिंदगी भर इसी गांव में बैठी रहूंगी? नहीं, मैं अपना ब्यूटी पार्लर का नाम बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ, जहाँ हर कोई सिर्फ मेरे ब्यूटी पार्लर की ही चर्चा करे। इसलिए अगर तुझे मेरे ब्यूटी पार्लर में अगर काम करना है तो तू आकर कर सकती है, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं, रहने दे रचना, मैं इस गाँव में ही ठीक हूँ। तू जा, तू शहर में जाकर अपने नए ब्यूटी पार्लर की शुरुआत कर, मैं यहाँ गाँव में अपना देख लूंगी। पूर्वी की ये बात सुनकर रचना मुस्कुराते हुए वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है और शहर में जाकर वो अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोलती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लग रहा था। और साथ ही साथ वे अपने ब्यूटी पार्लर में 2 हेयर स्टाइलिस्ट भी रख लेती है, जिसकी वजह से वो अपने ब्यूटी पार्लर में आने वाले कस्टमर से बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज किया करती थी और इस वजह से
रचना की अच्छी खासी कमाई हो रही थी और उसका ब्यूटी पार्लर भी शहर में अच्छे खासे लेवल पर चलने लगता है। लेकिन तभी एक दिन निम्रता नाम की एक कस्टमर वहाँ पर आती है, जिसे देखकर रचना कहती है, अरे मैडम, आप यहाँ? क्या आपको दोबारा से अपना फेशियल करवाना है? जस्ट शट अप! तुम्हारे इस घटिया ब्यूटी पार्लर में आकर मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। ये देखो, तुम्हारे कल के ब्लीच फेशियल की वजह से मेरे पूरे मुंह पर लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं। अब क्या कल मैं अपनी सगाई में ऐसा चेहरा लेकर जाऊंगी? बताओ। अरे मैडम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? हम आपके चेहरे को अभी ठीक कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट करने की। एक तो एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट हम लोगों के चेहरे पर इस्तेमाल करती हो, ऊपर से मुझे सफाई दे रही हो। अब तुम देखना, मैं तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर को कैसे रोड पर ले आती हूँ। जब सोशल मीडिया पर तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर की असलियत सबको पता चलेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा कि लोगों के चेहरों के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। इतना बोलकर वो लेडी सोशल मीडिया पर रचना के ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत ही ज्यादा गंदे कमेंट कर देती है, जिस वजह से अब रचना के ब्यूटी पार्लर में कस्टमर का आना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में रचना को अपना ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ता है। तभी एक दिन जब रचना फेसबुक पर निम्रता की सगाई की फोटोज देखती है, तो वो कहती है, अरे इसकी सगाई वाले दिन इसका चेहरा इतना सुंदर और खूबसूरत कैसे लग रहा है? एक दिन पहले तो इसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया था ना, फिर अचानक से इसका चेहरा ठीक कैसे हो गया? इस बात को जानने के लिए रचना जब निम्रता को फोन करके इस बारे में पूछती है, तो वो सच सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि नम्रता जो पहले उसकी कस्टमर हुआ करती थी, आज वो किसी और की कस्टमर बन चुकी है। और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त पूर्वी होती है, जिसने गांव में ही अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो रचना के ब्यूटी पार्लर के जितना बड़ा तो नहीं था, पर फिर भी उसके ब्यूटी पार्लर के सामने कस्टमर की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि पूर्वी अपने माँ के सिखाए हुए आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से लोगों का बहुत ही सुंदर मेकअप किया करती थी, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम हुआ करती थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती थी, वो भी बहुत ही कम पैसों में। और इसी वजह से कुछ ही महीनों में पूर्वी का ब्यूटी पार्लर शहर तक मशहूर हो जाता है। और ये देखकर रचना का घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वो पूर्वी के ब्यूटी पार्लर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसी समय जब पूर्वी बाहर आती है तो कहती है, अरे रचना, तू यहाँ पर तू ऐसे बाहर क्यों खड़ी है? चल अंदर आ और बता कैसा चल रहा है तेरा नया ब्यूटी पार्लर? पूर्वी की ये बातें सुनकर रचना रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है, सब खत्म हो गया पूर्वी, और मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए पैसा नहीं बल्कि हाथों में हुनर होना चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। पर आज मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो तूने सोचा था तूने वो कर दिखाया। ये सब मैंने अपने हुनर की वजह से नहीं बल्कि अपनी माँ के सिखाए हुए आयुर्वेदिक नुस्खों की वजह से हासिल किया है। इसलिए अब तू भी जल्दी से ये सारे नुस्खे सीख ले और लग जा मेरे साथ काम पर। हम दोनों मिलकर अपना ये ब्यूटी पार्लर गांव में ही चलाएंगे। इतना सुनकर पूर्वी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों सहेलियां मिलकर अपना आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू कर देती है। परी का दिया हुआ जादुई मिट्टी का घर। ताई जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ताई जी। नहीं, आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी, तभी तेरी अकल ठिकाने पर आएगी। इतना कहकर कोकिला अपनी देवरानी की बेटी आद्या को डंडे से जोर जोर से मार रही होती है और उसके रोने की आवाज सुनकर उसी वक्त वहाँ पर उसकी देवरानी और उसकी सास कल्याणी आती है और कहती है, भाभी ये आप क्या कर रही हैं? क्यों मार रही हैं आप मेरी बच्ची को? आखिर इसने किया क्या है जो आप उसे इस तरह से मार रही हैं? अरे तेरी इस बेटी ने मेरी इतनी महंगी चॉकलेट खा ली, वो भी बिना मुझसे पूछे। अरे बहू, तो इतनी सी बात के लिए इस मासूम बच्ची को इतना मारने की क्या जरूरत थी? आज तो अपना मुंह बंद ही रखिए। आपको पता है ना, इस घर का सारा खर्चा मेरे पति उठा रहे हैं, इसलिए मुझ पर उंगली उठाने के बारे में सोचना भी मत।
वरना आप लोगों का दाना पानी सब बंद करवा दूंगी। इतना कहकर कोकिला वहाँ से मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही कल्याणी अपनी पोती आद्या से कहती है, आद्या मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना बेटा? माँ जी, आज अगर ये जिंदा होते तो हमें ये सब नहीं सहना होता। निर्मला के पति नरेश की मौत कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी महेश के कंधों पर आ जाती है और इसी वजह से कोकिला अपनी देवरानी निर्मला और अपनी सास कल्याणी पर अत्याचार किया करती थी। तभी एक दिन, अरे महेश बेटा, ये क्या? तू अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था शहर से, अब फिर से वापस जाने की तैयारी कर रहा है? माँ, अगर मैं बाहर कमाने नहीं जाऊंगा तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और ये लो निर्मला, कुछ पैसे रख लो। आद्या बड़ी हो रही है, इसलिए उसका स्कूल में एडमिशन करा देना, ठीक है? इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही कोकिला फटाफट से निर्मला के हाथ से पैसे छीन लेती है और कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती मेरे पति से पैसे लेते हुए? और इस तरह महेश जब भी निर्मला को उसकी बेटी के लिए कुछ पैसे दिया करता था तो कोकिला हमेशा निर्मला के सारे पैसे छीन लिया करती थी, जिसकी वजह से दोनों सास बहू को खेतों में साग उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या बहू, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हमारे खेत में साग बहुत ही कम उग रहे हैं। माँ जी, मुझे लगता है कहीं कोई हमारे खेतों से साग चुरा कर तो नहीं ले जा रहा है। और इस तरह कल्याणी और निर्मला जिन खेतों में अपने साग उगाया करती थी, वहाँ से साग अपने आप कम हो जाया करता था और इस बात को लेकर वे दोनों सास बहू हमेशा परेशान रहा करती थी। तभी एक दिन जब दोनों सास बहू साग बेचकर अपने घर वापस आती है, उसी वक्त कोकिला कहती है, आ गई दोनों महारानी। अरे इतना वक्त कहाँ लग गया था तुम लोगों को? समय देख रही हो क्या हो रहा है? अब मैं यहाँ कब से भूखी बैठी हूँ, अब खाना कौन बनाएगा? माफ कर देना भाभी, मैं अभी फटाफट से आपके लिए खाना बना देती हूँ। अरे रुक, पहले ये बता तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं भाभी, वो तो बस। कुछ नहीं? ला दिखा मुझे। इतना कहकर कोकिला निर्मला के हाथ में रखे कुछ पैसे उससे छीन लेती है और वो कहती है, अरे ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कहीं तूने मेरी अलमारी में से तो नहीं चुराए हैं ना? नहीं नहीं भाभी, ये पैसे तो मैंने और माँ जी ने साग बेचकर कमाए हैं ताकि हम आद्या का स्कूल में एडमिशन करवा सके। प्लीज भाभी, ये पैसे आप मुझे वापस दे दीजिए। अच्छा, और ये जो मेरे पति की कमाई की रोटियां मुफ्त में तो रही हो, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए अब ये पैसे तो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले हैं। बस करो बहू, इन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझी तुम? इसलिए ये पैसे हमें वापस कर दो। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया, अब तुम मुझ पर उंगली उठाएगी? रुक जा, और तो तुम दोनों को तुम्हारी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी। इतना कहकर कोकिला निर्मला, कल्याणी और उसकी बेटी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और कहती है, अब जा, घर से बाहर सड़कों पर धक्के खाओगी ना, तब तुम लोगों की अकल ठिकाने पर आएगी। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मेरी नहीं तो कम से कम माँ जी के बारे में तो सोचिए, वो इस उम्र में बाहर कैसे रह पाएंगी? और इस तरह कोकिला किसी की कोई भी बात नहीं सुनती है और उन लोगों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू आद्या को लिए रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकने लगती है। तभी वे लोग थक हार कर अपने साग के खेतों में जाकर बैठ जाती है। माँ जी, अपना घर होते हुए भी आज हमें इस साग के खेतों में अपनी रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इस साग के खेतों के अलावा और है ही क्या। बहू, मैं तो बस उस दिन को कोस रही हूँ जब मैंने कोकिला बहू को अपने घर की बड़ी बहू बनाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन ये अपना ऐसा रूप दिखाएगी। अब तो मुझे बस भगवान का ही सहारा है। इतना कहकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, अरे क्या हुआ? आज आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ
कौन हो तुम? निर्मला के इतना कहते ही उसके खेतों के बीचों बीच बने एक कुएं में से 3 छोटी छोटी सुंदर सी परियां बाहर निकलती है, जिसे देखकर ये दोनों सास बहू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे तुम लोग कौन हो और इस कुएं में क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उनमें से एक परी कहती है, अरे अरे आप लोग डरिए मत, हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम तो यहाँ पर आप लोगों की मदद करने आए हैं। लेकिन तुम लोग हो कौन? हम लोग परी लोग की छोटी सी दुनिया की 3 सुंदर परियां हैं जो इस कुएं के अंदर कई सालों से रह रही हैं और तुम्हारे खेतों में उग रहे इन हरे भरे सागों को खाकर ही हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे खेतों से ये जो साग गायब हो रहे थे वो तुम लोग खाती थी? हाँ, इसलिए तो हमें तुम्हारे खेतों की ये साग बहुत पसंद है। लेकिन आज आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो और इतनी रात में इस खेत में क्या कर रहे हो? उन परियों के इतना पूछने पर निर्मला और कल्याणी उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वे परियां कहती हैं, आप लोग चिंता मत करिए, हम है ना, हम लोग आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। इतना कहकर वे तीनों परियां अपनी जादुई छड़ी को एक साथ मिलाती है। वैसे ही उनकी जादुई छड़ी में से एक रोशनी बाहर निकलती है और देखते ही देखते वहाँ पर खेतों के मिट्टी से बना हुआ एक सुंदर सा घर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर वे दोनों सास बहू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, मिट्टी से बना हुआ घर, लेकिन हम इसके अंदर कैसे रह सकते हैं? चिंता मत करो निर्मला, ये कोई मामूली मिट्टी का घर नहीं है, बल्कि जादुई मिट्टी से बना हुआ घर है। इसके अंदर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और ना ही ये मिट्टी का घर कभी भी खराब होगा और तुम इस मिट्टी के घर से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई मिट्टी का घर तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। क्या तुम लोग सच कह रही हो? तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना कहकर वे सब उस जादुई मिट्टी के बने हुए घर के अंदर जाती है, जो अंदर से दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और बड़ा होता है और उस घर के अंदर उनकी सारी सुख सुविधाओं की चीजें पहले से ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को उस घर में किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है और वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। और अब जादुई मिट्टी के घर की मदद से निर्मला अपनी बेटी आद्या का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। सौतेली माँ और जादुई सैंडल का जादू। गंगापुर गांव में सिया नाम की एक लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा मामी की एक लड़की थी जिसका नाम रूही था। जहाँ रूही बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी, वही सिया एक बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की लड़की थी। सिया के मामा अक्सर काम के सिलसिले में शहर में ही रहा करते थे और इसी बात का फायदा उठाकर सिया की मामी विनीता उस पर हमेशा अत्याचार किया करती थी। वह सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे हमेशा अपने घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती थी और वही अपनी बेटी की सारी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा किया करती थी। लेकिन उसके मामा उसके ऊपर हो रहे इन सब अत्याचारों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि विनीता अरविंद के सामने हमेशा सिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी और उसके शहर जाते ही वह फिर से सिया के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती थी और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन रूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे कल अपनी फ्रेंड अनन्या के बर्थडे पार्टी में जाना है। उसके लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस और कुछ ज्वेलरी चाहिए, इसलिए आप मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दीजिए। अरे रूही बेटा, अभी परसों ही तो तुमने मुझसे इतने सारे पैसे लिए थे और आज फिर तुम पैसे मांग रही हो क्या? मम्मी अब आप भी मुझसे पापा की तरह पैसों का हिसाब लोगी? आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये लो और अच्छे से शॉपिंग करना। इतना कहकर
विनीता नोटों की गड्डी निकालकर रूही को दे देती है, जहां रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं कमरे के बाहर सिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि विनीता ने सिया को पूरे साल में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए थे। वहीं वो अपनी बेटी को हर महीने शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे दिया करती थी। इसलिए सिया चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंखों में आंसू लिए कहती है, खास माँ पिताजी, आप लोग जिंदा होते तो मुझे इस तरह मामी का अत्याचार नहीं सहना पड़ता और मुझे भी मेरी जरूरत की सारी चीजें मिल पाती जैसे रूही को मिलती है। मुझे पता है मामा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी इस हालत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकती, वरना मामी मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर देगी। सिया जब कमरे में बैठे ये बातें कर रही होती है, उसी समय उसके मामा उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अरे सिया, क्या बात है? तुम ऐसे अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? अरे मामा जी, आप यहाँ? लेकिन आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? सिया इस बार भी अपनी मामी के डर की वजह से अपने मामा को कुछ नहीं बताती है और कहती है, कुछ नहीं मामा जी, वो बस ऐसे ही माँ पिताजी की थोड़ी सी याद आ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी बाहर शॉपिंग करने चलेंगे। अपने मामा की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में मामा जी? आप यहीं रुकिए, मैं अभी बस तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर सिया फटाफट से तैयार होने चली जाती है और जब कुछ देर बाद वो अपने मामा के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है, उसी समय विनीता कहती है, अरे ऐसे सज धज कर कहाँ जा रही हो अपने मामा के साथ? दरअसल विनीता, मैं सिया को अपने साथ शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। वैसे भी बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची कहाँ अपनी जरूरतों को पूरा कर पाती है। अरे तो बिन माँ बाप की बच्ची है तो क्या हुआ? अब आप इस पर अपने सारे पैसे लुटाते फिरोगे? आपको पता है ना, अगले महीने ही रूही के कॉलेज की फीस भी भरनी है। विनीता, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी की जरूरत का ख्याल है, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। इतना बोलकर अरविंद सिया को लेकर शॉपिंग करने चला जाता है और वो सिया को उसके मनपसंद की सारी चीजें दिलवाता है और उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीदता है। ये सब देखकर सिया बहुत खुश हो जाती है और जब कुछ देर बाद वे लोग शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो विनीता और रूही गुस्से में सोफे पर बैठी होती है। उनको देखकर सिया मन ही मन सोचती है, अरे मामी तो आज बहुत गुस्से में लग रही है और अगर इन्होंने मेरे ये नए कपड़े देख लिए ना तो नहीं, इससे पहले मामी मेरे ये कपड़े देखे, मैं इन्हें अपने कमरे में ले जाकर छुपा देती हूँ। इतना सोचकर सिया वो कपड़े ले जाकर अपने कमरे में छुपा देती है। तभी विनीता कहती है, आ गए अपनी प्यारी बेटी के ऊपर पैसा खर्च करके? तुम्हें तो उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। भूलो मत, तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है। विनीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे उस बेचारी को कितने साल हो गए, तुमने उसे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए, और अगर आज मैंने उसे कुछ कपड़े दिला दिए तो इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो हर महीने अपनी बेटी को शॉपिंग कराती हो ना। अरविंद की ये बात सुनकर विनीता मुंह बनाते हुए रूही को लेकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ रूही अपनी माँ से कहती है, देख लिया ना माँ, पिताजी उस 2 कौड़ी की नौकरानी सिया की बराबरी मुझसे कर रहे हैं। पता नहीं उस सिया की बच्ची ने पिताजी के ऊपर क्या जादू कर दिया है, जो वो हमेशा उसकी ही तरफदारी करते रहते हैं। चिंता मत कर मेरी बच्ची, बस एक बार अपने पिताजी को यहाँ से जाने दे, फिर मैं उस नौकरानी को उसकी असली औकात दिखाती हूँ। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके शहर जाते ही विनीता और रूही सिया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों री, बहुत पढ़ निकल आए हैं तेरे, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? लेकिन मामी जी, मैंने किया क्या है? देख रही हो मम्मी कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है। अरे मेरे पति ने तुझे जितने भी कपड़े दिलवाए हैं ना, सारे निकाल कर मुझे दे। लेकिन मामी, वो कपड़े तो मामा जी ने मुझे दिलवाए हैं ना। अच्छा, तो अब तेरी जवान भी चलने लगी है। अरे चुपचाप वो कपड़े लाकर मुझे दे दे, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपनी मामी की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा डर जाती है
और चुपचाप से सारे कपड़े निकालकर अपनी मामी को दे देती है, जिसके बाद विनीता वो सारे कपड़े रूही को दे देती है। ये सब देखकर सिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। और ऐसे ही अगले दिन जब सिया बाजार सब्जियां लेने जा रही होती है, उसी समय रूही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सिया का मजाक उड़ाने लगती है। अरे तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे घर की नौकरानी कौन है, तो देखो वो रही हमारे घर की नौकरानी। अरे रूही, क्यों ना आज तेरी नौकरानी को मजा चखाया जाए, बहुत मजा आएगा। अरे क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भी इससे अपने कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। बहुत उड़ रही थी ना मेरे पिताजी के सामने। इतना कहकर रूही के दोस्त सिया का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ नौकरानी, मेरा दुपट्टा उस पेड़ के ऊपर फंस गया है, तो तुम जल्दी से उस पेड़ पर चढ़कर मेरा दुपट्टा निकाल दो। लेकिन मैं कैसे? अरे कैसे क्या, जल्दी जाओ और दुपट्टा निकाल कर दो, वरना मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना सुनकर सिया पेड़ पर चढ़ और उसका दुपट्टा निकालकर जब वो पेड़ से नीचे उतर रही होती है, तो अचानक से उस पेड़ की डाल में फंसकर उसकी ड्रेस फट जाती है। और ये देखकर रूही की सारी फ्रेंड्स सिया के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी। इसलिए जब वो रोते हुए घर वापस आने लगती है, उसी समय रास्ते में एक झोपड़ी में से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब सिया उस आवाज को सुनकर उस झोपड़ी के अंदर जाती है, तो वो देखती है एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटे लेटे दर्द से करा रही होती है। और ये देखकर सिया उसके पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटी, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जाने से पहले मैं अपनी एक कीमती चीज किसी ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जो एक नेक और ईमानदार इंसान हो, उसके मन में किसी भी तरह का कोई लालच ना हो। और मुझे लगता है तुम वो इंसान हो। तो बेटी ये लो, ये एक जादुई सोने की सैंडल है जो मुझे एक महान गुरुजी ने दी थी, और आज मैं ये तुम्हें दे रही। तुम इस जादुई सैंडल को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी, तुम्हारी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी। इतना सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके उस जादुई सैंडल को लेकर घर आ जाती है। और अपने कमरे में जाकर जब वो उस सैंडल को पहनती है और कहती है, हे जादुई सैंडल, मेरे कपड़े फट गए हैं, तो क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकती हो? सिया के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं। और ये देखकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से सिया उस जादुई सैंडल की मदद से अपने सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी। ये सब देखकर विनीता और रूही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसलिए वो सिया के पास जाकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, क्या बात है, आजकल तू बड़ी खुश रहने लग गई है, और तेरे पास इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से आए? कहीं तूने मेरी अलमारी में से पैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं मामी, मैं क्यों आपकी अलमारी में से पैसे चुराऊंगी, और वैसे भी अब मुझे किसी से भी पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सिया की ये बात सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जैसे ही सिया को मारने जाती है, तो उसकी जादुई सैंडल में से एक रोशनी निकलती है और उन दोनों माँ बेटी को बिजली का जोरदार झटका लगना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। और उस दिन के बाद से वे लोग सिया को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, और सिया भी उस जादुई सैंडल की मदद से खुशी खुशी रहने लगती है। जबलपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता और साथ ही अपने भेड़ बकरियों को चराता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत ही ज्यादा थक गया, तो उसे बहुत ही तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वह जंगलों में काफी आगे निकल गया। तभी उसे नीलगिरी पर्वत के पास एक झरना दिखाई दिया। झरना देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। वह नदी के पास गया। पहले उसने अपने बकरियों को पानी पिलाया और बाद में खुद भी पानी पिया। तभी उस नदी में रहने वाली दामिनी चुड़ैल की नजर रामू पर गई। रामू का मनमोहक और भोला भाला चेहरा उसे बहुत ही प्यारा लगा और वह उसे देखकर मन में सोची
यह इंसान तो बहुत ही भोला भाला और अच्छा लग रहा है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो यह मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी मैं इस नदी में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। तभी दूसरी चुड़ैल दामिनी से बोली, देखो दामिनी, हम चुड़ैल हैं और हमें इंसानों से नफरत है। हम इंसानों को खा सकते हैं, उससे विवाह नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो करो, हमें इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस झील में ही खुश हूँ। यह सुनकर दामिनी बोली, नहीं नहीं बहन, यह लकड़हारा बहुत ही सीधा साधा और भोला है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए लकड़हारे के साथ विवाह करके पृथ्वी लोक पर रहूं और पृथ्वी लोक का आनंद लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह सुनकर दामिनी बहुत ही खुश हो जाती है और लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सीधा साधा रामू चुड़ैल के लंबे बाल और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। रामू उस लड़की का पीछा करते करते उसके पास गया और हिम्मत से बोला, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं। मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे खाने की कुछ रोटियां रखी है। आप चाहे तो हम इसे मिलकर खा सकते हैं। यह सुनकर दामिनी हंसते हुए रामू के हाथ से रोटी ले ली और फिर बड़े ही प्यार से बोली, प्यारे लकड़हारे, तुम्हारे यह रोटी मेरे नाजुक और मुलायम दांतों के लिए बहुत ही सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकती। इतना बोलकर दामिनी ने लकड़हारे को उसकी रोटी वापस कर दी और हंसते हुए झील में वापस चली गई। अगले दिन रामू फिर उसी झील के किनारे गया और उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज रामू ने उस लड़की के लिए अपने हाथों से बहुत ही मुलायम रोटी बनाया। घंटों इंतजार करने के बाद वह लंबे बालों वाली लड़की फिर नदी से बाहर आई। उसके बाहर आते ही रामू ने उसे अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खाने को दी। आज भी उस चुड़ैल ने रामू के हाथ से रोटी ले ली, लेकिन फिर से उसने लकड़हारे की रोटी वापस करते हुए कहा, तुम्हारी यह रोटी ठीक से पकी नहीं है, मैं इस रोटी को नहीं खा पाऊंगी। और फिर वह हंसती हुई झील में चली गई। यह देखकर रामू बहुत ही उदास हो गया। मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत करके इतनी मुलायम रोटी बनाई थी, फिर भी इस रोटी को नहीं खा पा रही है। तभी रामू की नजर झील के पानी में तैर रही एक रोटी पर गया। तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आया और वह मन ही मन सोचने लगा, कल जब हम दामिनी के लिए रोटी लाएंगे तब उस रोटी को झील के पानी में थोड़ा देर छोड़ देंगे, जिससे कि रोटी मुलायम हो जाएगी और दामिनी को चबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर उसे न कहने का कोई बहाना भी नहीं होगा। क्योंकि रामू किसी भी तरह से उस नदी वाली जादुई लड़की को प्रभावित कर उसे पाना चाहता था। अगले दिन अपने हाथों से बनाया हुआ रोटी लेकर आता है और रोटी को थोड़ी देर के लिए झील की पानी में छोड़ देता है और फिर उस रोटी को लेकर उस लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब दामिनी आती है तब वह रोटी उसे खाने को देता है। इस बार दामिनी ने रामू की दी हुई रोटी खा लेती है, क्योंकि आज दामिनी के पास बहाना बनाने का कोई वजह नहीं था। वह रोटी खाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी लकड़हारे से कहती है, प्यारे लकड़हारे, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। कृपया करके तुम मुझे इस झील से दूर अपने साथ ले चलो। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया कर मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं पूर्णमासी की रात शादी करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इतना बोलकर दामिनी फिर से झील में चली जाती है और रामू खुशी खुशी पूर्णमासी का इंतजार करने लगता है। पूर्णमासी आने पर रामू दामिनी से शादी कर उसे अपने घर ले जाता है। दामिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं भी पृथ्वी पर रहने वाली बाकी पत्नियों से अच्छी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपने मुझे बिना कारण के मारा तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था वह अपनी पत्नी को कभी बिना किसी कारण के नहीं मारेंगे और फिर उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन रामू को दामिनी से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार गांव के सभी लोगों को राजा के यहाँ से भोज का निमंत्रण मिला। सभी लोग खाना खाने के लिए राजमहल की तरफ जा रहे थे। तभी दामिनी रामू से बोली, सुनिए, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और पैदल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, तुम अगर पैदल नहीं चल सकती हो तो तुम इस घोड़े पर बैठकर तो चल ही सकती हो। हाँ, घोड़े पर बैठकर तो जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से मेरे दस्ताने लाने होंगे, फिर मैं घोड़े पर बैठकर जा सकती हूँ। रामू भागता भागता दामिनी के लिए दस्ताने लाने चला गया। जब वह दस्ताने लेकर लौटा तब उसने देखा कि दामिनी अभी तक घोड़े पर ही बैठी है। तब उसने प्यार से दामिनी के पीठ पर मारते हुए कहा, अरे दामिनी, तुम अभी तक यहीं हो? तुम गई क्यों नहीं? जाओ, जल्दी जाओ, सब लोग पहुंचने वाले होंगे। देखो, आपने मुझे पहली बार बिना किसी कारण के मारा है। पहली बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार रामू को अपने बहन की शादी में दामिनी के साथ दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वह दामिनी के साथ शादी में पहुंचा तब अचानक दामिनी जोर जोर से रोने लगी। अब इतने खुशियों के माहौल में दामिनी को रोता हुआ देखकर रामू ने प्यार से दामिनी के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि यह सारे लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं और कुछ दिनों के बाद यह मुश्किल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि तुमने मुझे आज दूसरी बार फिर से बिना किसी कारण के मारा है। कृपया सावधान रहो, क्योंकि अगर तुमने तीसरी बार फिर से ऐसा किया तो वह आखिरी बार होगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर रामू बहुत ही डर गया और उसने मन में वादा किया कि वह अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। लेकिन एक बार जब रामू किसी के दाह संस्कार में गया तो गम से भरे माहौल में अचानक से दामिनी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे हंसी का दौरा पड़ रहा हो। रामू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी हंसती ही रही। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग को दामिनी पर बहुत ही क्रोध आया और फिर रामू सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में दामिनी को एक थप्पड़ जड़ दिया। दामिनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह कोई हंसने का समय नहीं है। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं यह सोच रही हूँ जो मर गया उसकी तो मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अब तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया रामू, क्योंकि तुमने मुझे तीसरी बार मारा है। इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी शादी खत्म। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। दामिनी, मुझे माफ कर दो, रुक जाओ,
मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन दामिनी ने रामू की एक नहीं सुनी। वह जल्दी से घर आई और अपने पहले वाले कपड़े पहने, और जब तक रामू उसे रोकता वह दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई और झील में जाकर कूद गई और कभी वापस नहीं आई। रामू वहां बैठकर बहुत दिनों तक दामिनी को पुकारता रहा, पर दामिनी कभी लौटकर वापस नहीं आई। गांव वालों ने रामू को बहुत समझाया कि वह कभी लौटकर नहीं आएगी, अब उसे भूलकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रामू दामिनी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। वह हर रोज उसी झील के किनारे जाता और दामिनी के लौटने का इंतजार करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन वह दामिनी को अभी भी नहीं भूल पाया था। वह अभी भी उस नदी के किनारे उसका इंतजार करता। रोज की तरह एक दिन रामू नदी के किनारे बैठकर दामिनी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लहर उठी और झील के बीचों बीच बड़ी सुंदर लंबे बालों वाली दामिनी खड़ी हुई दिखाई दी। प्यारे रामू, तुम्हें नहीं पता मैं इस नदी की चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतने बरसों रहने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे प्यार के सामने झुक गई। चलो रामू, अब हम तुम इसी झील में रहेंगे। और फिर रामू और दामिनी दोनों उसी झील में समा गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।